Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो गया था कंप्लीट, पढ़ लिया सब बच्चों ने अच्छे से? Yes, sir. कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई बच्चों? No, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. चलो स्टार्ट करें क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, स्टार्ट.
चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, ग्रोथ जो है, क्या ग्रोथ को मैं लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकता हूँ क्या? No, sir. ग्रोथ को हम लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं? Yes, यस, sir. ग्रोथ को हम लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है। तुमको पता होगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, सॉरी, उनके अंदर भी ग्रोथ होता है। इसीलिए हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं बोला है, लेकिन हमने ग्रोथ को क्या बोला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो लिविंग के लिए जब हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? How can we define growth for living organism? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं like it is irreversible increase in size or mass of the organism। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर साइज, उसका साइज बढ़ना या मास का बढ़ना। और पता होगा ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे हमारी हाइट, कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग, यदि हम हमारी हाइट वाला पैरामीटर देख रहे हैं तो हमारी हाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, कम नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती, मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। और मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉमनली जो यहाँ पर वेट हम यूज करते हैं, मास जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ड्राई वेट की फ्रेश वेट? ड्राई वेट, ठीक है। कॉमनली ड्राई वेट जो है उसे यूज किया जाता है एज अ पैरामीटर ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो होता है उसका मेन रीजन क्या है? ग्रोथ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है। जब भी हम देखते हैं कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के कंपेयर में, तो उन सब केसेस में हम क्या देखेंगे कि ग्रोथ होगा कि नहीं? मेटाबॉलिज्म का मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटीज, एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो उस टाइम पे ग्रोथ होता है। और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा? सेल का नंबर इंक्रीज होगा और या फिर सेल का साइज इंक्रीज होगा। यानी कि ग्रोथ अकर्स, प्लांट के अंदर भी growth occurs due to increase in number of cells and the size of cells। और लिविंग के अंदर जब हम ग्रोथ को देखते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या? कि ग्रोथ इज इंट्रिंसिक इन लिविंग, ठीक है। तो ये सारी बातें ग्रोथ के रिलेटेड जो बेसिक बातें, ये हमने पहले भी की थी जब हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो इतनी बातें सबको क्लियर है, प्लांट ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में बेसिक बातें, ठीक है। अब ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? ग्रोथ तो मेजरेबल है, और मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसका यूज करते हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए। उनका नाम ध्यान रखना। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय क्या क्या? एक आर्च या आर्क होता है, आर्क ऑक्सीनोमीटर होता है एक, आर्क ऑक्सीनोमीटर। एक होता है पेफर्स ऑक्सीनोमीटर, पेफर्स ऑक्सीनोमीटर, AU ऑक्सीनोमीटर। एक होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या, जो जेसी बोस है उन्होंने बनाया था क्रेस्कोग्राफ, बोस क्रेस्कोग्राफ। और ये क्रेस्कोग्राफ जो इक्विपमेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इक्विपमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो बोस क्रेस्कोग्राफ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस, उन्होंने बनाया था और काफी एक्यूरेट था, इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट एक्यूरेट इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या यहाँ तक हमने पढ़ा, ये सबको क्लियर है क्या? इसमें कहीं पे डाउट है क्या? हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर जो आप ग्रोथ में लास्ट वाला लाइन लिखे हो ना, उसको हिंदी में बताइए ना सर। ग्रोथ इज इंट्रिंसिक इन लिविंग, ये वाला हाँ सर, यही वाला। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होती है, वो आंतरिक प्रकार से होती है, यानी शरीर के अंदर से होती है ग्रोथ। शरीर के अंदर से ग्रोथ होने का मतलब हमारे अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो या एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। जबकि नॉन लिविंग के अंदर जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, उसके ऊपर पार्टिकल बाहर से जाके अटैच होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का या प्लांट की बॉडी का ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, इंट्रिंसिक या इंटरनल टाइप का होगा। नॉन लिविंग का ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल टाइप का होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो फिर अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम टाइप देख रहे हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है, इसको एक और भी नाम से तुम जानते होगे, लिमिटेड ग्रोथ। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो होता है उसे हम बोल देते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? निश्चितकालीन वृद्धि बोल सकते हो डिटर्मिनेट ग्रोथ को, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को अनिश्चितकालीन वृद्धि जो है वो बोल सकते हो। या फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है सीमित वृद्धि है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो असीमित वृद्धि होती है। तो क्या होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ? जब ग्रोथ लाइफ में एक पर्टिकुलर एज तक ही होता हो। क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ अकर्स अप टू अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। अब हम लोगों की ग्रोथ जो है, एनिमल्स की थ्रू आउट द लाइफ, हम लोगों की जो ग्रोथ है बच्चों वो कैसी होती है, डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट, एक पर्टिकुलर एज तक हमारी ग्रोथ होगी कि थ्रू आउट द लाइफ होती रहेगी? डिटर्मिनेट हमारी हाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों का ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, वो डिटर्मिनेट टाइप का होगा। जबकि हम देखते हैं कि प्लांट्स वगैरह के अंदर ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। यानी डिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जांपल होगा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, या ऑल प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो कॉमनली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम है या जो लेटरल मेरिस्टेम है, उन सब की एक्टिविटी से ये ग्रो करता रहता है। तो एक टाइप ऑफ ग्रोथ जो है वो हमने पढ़ा, क्या कौन सा, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। दूसरा टाइप देखो, एक होता है जनरलाइज ग्रोथ, एक होता है लोकलाइज ग्रोथ। जनरलाइज का मतलब सामान्य, यानी बॉडी के सभी पार्ट में हो, और लोकलाइज का मतलब स्थानीयकृत, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जो ग्रोथ होगा उसे हम लोकलाइज ग्रोथ बोलेंगे, स्थानीयकृत बोलते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ अकर्स इन ऑल द बॉडी पार्ट, ऑल द बॉडी पार्ट्स। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सभी में यदि ग्रोथ हो रहा होगा तो उसे क्या बोलोगे, जनरलाइज ग्रोथ। और लोकलाइज ग्रोथ किसे बोलोगे, जहां पर हम देखते हैं ग्रोथ अकर्स इन
some part of the organism. जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हुआ, तो जैसे जैसे छोटे थे हम बड़े हुए, तो हमारे हाथ भी बढ़े, पैर भी बड़े हुए, हमारा ट्रंक भी बढ़ा, जो एब्डोमेन बेली वाला पोर्शन है, और हमारा हेड का साइज भी बढ़ा। तो एज के साथ साथ बॉडी के हर पार्ट के अंदर ग्रोथ हुई, उसे क्या बोलेंगे? जनरलाइज ग्रोथ बोलेंगे। तो जनरलाइज ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिल रहा है? मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है उनके अंदर क्या होगा? जनरलाइज ग्रोथ। और लोकलाइज ग्रोथ की बात करें तो लोकलाइज ग्रोथ देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। कैसे? कि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन भी आता है लोकलाइज ग्रोथ के रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि सपोज एक प्लांट है, उस प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का साइज जो है वो बढ़ रहा है। प्लांट का साइज बढ़ कैसे रहा है? प्लांट का साइज बढ़ रहा है, मान लो 2 मीटर पर ईयर। 2 मीटर पर ईयर की रेट से ये ग्रो कर रहा है। क्या क्या है ग्रोथ रेट? 2 मीटर पर ईयर। एक साल में 2 मीटर जो है वो ग्रोथ हो रही है किसके अंदर? इस ट्री के अंदर, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब मैंने क्या किया? मैंने इस ट्री पे जमीन से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे, सपोज मैंने जमीन से यहाँ पर 5 फीट की हाइट के ऊपर क्या किया? एक कील गाड़ दिया, एक नेल जो है वो यहाँ पर गाड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। और मैंने तुम्हें पूछा कि बताओ, ये जो नेल है, ये जो कील हमने यहाँ पर ठोका है, इसका साइज, इसका हाइट आफ्टर 5 ईयर, हाइट ऑफ नेल क्या होगा? बता सकते हो क्या? 5 साल के बाद में इस कील की हाइट क्या होगी? बोलो। 10 मीटर ऊपर चला जाएगा। 10 मीटर ऊपर चला जाएगा क्या? बोलो सब बच्चे, 10 मीटर ऊपर चला जाएगा क्या बोल रहे हो? Yes, sir. नहीं, हाइट मीन्स द सेम। हाइट जो है वो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो अपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होगी। तो क्या होता है? तो इसका टिप बड़ा होगा। ये प्लांट बड़ा तो होगा, लेकिन अपने हर ब्रांच की टिप पे से बड़ा होगा, लेकिन इसका स्टेम पर से यहां से बड़ा नहीं होगा। बेसिपिटल ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ है एक्रोपिटल। तो प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन वो हाइट कैसे बढ़ेगी? वो हाइट कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। और ये हाइट जो है वो कितनी रहेगी? जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या पता पड़ रहा है कि जनरलाइज ग्रोथ नहीं है। यदि जनरलाइज ग्रोथ होती तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता, लेकिन लोकलाइज ग्रोथ है। तो इसका मतलब ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? जो टिप है, लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट पैरामीटर है, लेंथ के अकॉर्डिंग मेनली हम बात कर रहे हैं अभी। तो लेंथ जो है वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है? ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी से बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? लोकलाइज ग्रोथ। लोकलाइज ग्रोथ क्या होता है? समझ गए क्या सब बच्चे? बोलो। यस सर। Yes, ठीक sir. sir. ठीक है। तो ये होता है जनरलाइज और लोकलाइज। सर हाँ बच्चे। सर जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो भी वही सेम जगह में रहेगा या फिर? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो भी वो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर होगा, लीफ के अंदर तो नहीं होगा। वो स्टेम के अंदर हो सकता है, वो रूट के अंदर हो सकता है। कुछ प्लांट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर प्रेजेंट होगा और लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटीज होगा। लेंथ तो नहीं बढ़ेगी, उससे उससे क्या बढ़ेगी? गर्थ बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, ओके सर। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ और क्या होता है सेकेंडरी? बता सकते हो क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ? Sir, increase in length. Yes, it is increase in length of the plant. और किसकी एक्टिविटी से होता है? ड्यू टू, Apical meristem. yes, due to activity of apical meristem and intercalary meristem. या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? ये एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा है? प्राइमरी मेरिस्टेम।
तो प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से जो ग्रोथ होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये किस में होता है, लेंथ जो है इससे इंक्रीज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज इंक्रीज इन गर्थ, इट इज इंक्रीज इन गर्थ। और डायमीटर बोल देता हूं, डायमीटर ऑफ प्लांट पार्ट लाइक प्लांट पार्ट लाइक रूट स्टेम। तो उनके अंदर गर्थ जो बढ़ रही है वो सेकेंडरी ग्रोथ है। किसकी एक्टिविटी से होता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वॉस्कुलर कैम्बियम, वॉस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम। यस, वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से जो ग्रोथ होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोल देते हैं। और ये वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मोस्टली कैसे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी ग्रोथ। जो प्लांट का टिप वाला पोर्शन है, शूट अपेकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन है, रूट अपेकल मेरिस्टेम वाला जो पोर्शन है, उसकी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर लेटर ऑन क्या होता है, वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख पा रहे हो सब बच्चे, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर ये शूट अपेकल मेरिस्टेम है, रूट के ऊपर रूट अपेकल मेरिस्टेम है, इनकी एक्टिविटी से प्राइमरी ग्रोथ होगी, क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। और ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम होगा और कॉर्क कैम्बियम होगा, इसकी वजह से क्या होगा, गर्थ इंक्रीज होगी। तो इस वॉस्कुलर कैम्बियम की वजह से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से प्राइमरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर हो गई बात, क्या क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है, जनरलाइज ग्रोथ एंड लोकलाइज ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। क्लियर है इतनी बातें। यस सर। तो फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो कि टाइप ऑफ ग्रोथ में एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो होता है फाइनल साइज, कोई भी प्लांट पार्ट है उसका फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज जो है ये बताता है किसको, ये बताता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। जब हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, इनिशियल साइज के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज अपॉन इनिशियल साइज। तो ये जो ग्रोथ होगी इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। ये दो टाइप की ग्रोथ होती है। अब इसको समझे कैसे, जैसे मान लो कोई प्लांट पार्ट है, जैसे लीफ है, तो लीफ के अंदर ग्रोथ हो रही है। मान मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज, पहला एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज ये लीफ है और ये लीफ जो है इसका साइज पहले था मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बढ़कर के कितना हो गया, मान लो ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ के बाद। तो इसके लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. 5 Yes, centimeter sir. or 1 centimeter. यहाँ से रेस कर देता हूँ, आगे ही निकालते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो तो निकाल लोगे तुम फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज करके। फाइनल साइज है 10, इनिशियल साइज है 5, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि कोई इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोले रिलेटिव ग्रोथ निकाल के बताओ तो बता सकते हो क्या? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर नहीं बच्चे, 1 यूनिट का only। ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, यूनिट का ध्यान। क्या हो जाएगा, फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज अपॉन इनिशियल साइज, 5/5 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, यूनिट कट जाएगी ना, यस सर। बोलेंगे 1। रिलेटिव ग्रोथ कितना है, 1 है। या फिर परसेंटेज में कोई पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बोल दोगे कि 100% ग्रोथ। समझ गए, ऐसे निकालते हैं।
एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। ऐसे ही एक और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ कि सपोज कोई लीफ है जिसका साइज था मान लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्रोथ होने के बाद में ये बढ़ के हो गया मान लो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ निकालो, निकाल सकते हो? क्या होगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर? एब्सोल्यूट ग्रोथ अगेन फाइनल माइनस इनिशियल 55 5 माइनस centimeter. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों ही क्वेश्चन में एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो तो सेम है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ जो है वो हमें रिलेटिव आइडिया दे रहा है कि पहले के कंपेयर में साइज क्या बढ़ा है। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 55 माइनस 50 अपॉन इनिशियल साइज 50 मीन्स 5/50 कितना हो गया? 0.1। और यदि परसेंटेज में निकालना है तो निकाल सकते हो क्या? कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। यस Yes, sir, 10%. 10%। तो दोनों ही क्वेश्चन में एब्सोल्यूट ग्रोथ तो एक जैसा है बट रिलेटिव ग्रोथ जो है वो अलग आया। रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है? इनिशियल साइज के रिस्पेक्ट में जो प्लांट पार्ट है उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये देखिए डिफरेंट टाइप की ग्रोथ। अब ग्रोथ जो हो रहा है प्लांट के अंदर उसके डिफरेंट फेजेस हैं। देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ। कौन कौन से फेज हैं? देखो, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम एग्जाम्पल ले लो किसका? तुम एग्जाम्पल ले लो रूट का। तो रूट के अंदर डिफरेंट रीजन्स पड़े थे, याद करो, यहाँ पे बना रहा हूं, याद करो रूट का। जब हमने मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस टाइम पे रूट में कुछ कुछ जोन जो है उनके बारे में पढ़े थे। याद आ रहा है क्या? Yes, कौन से sir. जोन थे? Yes, sir. कौन से जोन थे वो? Intercalary. रूट कैप था एक, तो टिप पे जो प्रोटेक्शन कर रहा था। उसके अलावा टिप पे जोन ऑफ डिवीजन था, या फिर हमने उसे बोला था मेरिस्टेमेटिक जोन। Zone of freedom. उसके ऊपर वाला जो रीजन था उसे क्या बोला था हमने? ग्रोथ Zone में of मतलब है। जोन ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन। और उसके ऊपर को क्या था? जोन ऑफ maturation. मैचुरेशन जोन। अब एक्चुअल में रूट के अंदर जो ये डिफरेंट जोन हमने पढ़े थे ये क्या बता रहे? ये बता रहे कि सेल जो है वो डिवीजन वाली स्टेज में है। यहाँ पर सेल डिवाइड कर रहा है। और मेरिस्टेमेटिक सेल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेल छोटे होंगे, बहुत पास पास में होंगे, न्यूक्लियस सेंटर में होगा, ऑर्गेनेल जो है वो रिड्यूस्ड होंगे, अभी वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। यही प्रॉपर्टी पड़ी थी। ये सारी प्रॉपर्टी हमको कहाँ पर देखने को मिलेगी? वो सेल जो किस फेज में है? मेरिस्टेमेटिक फेज में है। फिर इलोंगेशन जोन में आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगी? सेल लंबी होने लग जाएगी। और सेल लंबी भी होगी, उनके अंदर वैक्यूलाइजेशन होगा, वैक्यूल वगैरह का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा बहुत स्पेस भी क्रिएट होने लग जाएगा बीच बीच में। ठीक है, तो वो जोन क्या होगा? एलोंगेशन जोन। और मैच्योरेशन जोन में क्या होगा? सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एक के बाद एक फेज बता रहा है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ का जो सेल के अंदर होता है। तो इसीलिए रटने की जरूरत नहीं है कौन कौन से फेज होंगे। मेरिस्टेमेटिक फेज होगा, इलोंगेशन फेज होगा और मैच्योरेशन फेज होगा। इन फेज के अंदर जो भी सेल्स है उनकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वही प्रॉपर्टीज होंगी जो तुमने एनाटॉमी में पढ़ी थी। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके अंदर एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये डायग्राम बता रहा है कि किस फेज के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है। ये बता रहा है। कैसे बता रहा है? देखो, जहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पर इलोंगेशन ज्यादा हुआ है कि बहुत कम या नहीं के बराबर? थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कम हुआ। जहां पर पैरेलल है वहां पर काफी कम हुआ है। और जहां पर ये एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर दूर है, देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इलोंगेशन ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है ना? तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है? डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन मेथड, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स। ए वाला छोड़ दो, उसके ए यहाँ से, ठीक है, ए बी इंक्लूड करो। तो ए बी सी डी ये पूरा रीजन जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों रीजन जो है इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है। ई एफ जी में कम इलोंगेशन हुआ है। देख पा रहे हो सब?
तो Yes. ये इलोंगेशन जोन हो गया। ए के नीचे ये टिप जो है ये तो मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, और ए बी सी डी जो है ये इलोंगेशन ई तक मान लो, क्योंकि थोड़ा बहुत ई में भी हो रहा है, और उसके बाद वाला मैच्योरेशन जोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइन मेथड को यूज करते हैं इलोंगेशन का पता लगाने के लिए। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब देखो इसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ? यूनिट टाइम में कितना साइज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज्ड ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। सिंपल सी बात है, निकालना होगा तो कैसे निकाल दोगे? जो फाइनल साइज है माइनस इनिशियल साइज डिवाइडेड बाय कितने टाइम में वो ग्रोथ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग निकाल दोगे। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एरिथमेटिक ग्रोथ हो सकता है और जियोमेट्रिक ग्रोथ हो सकता है। एरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब ये एरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो क्या होता है और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है वो देखते हैं। देखो, एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अंक गणितीय वृद्धि, और जियोमेट्रिक का मतलब ज्यामितीय वृद्धि। अब क्या होता है नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो प्लांट के अंदर जब ग्रोथ होगा तो सेल कैसे डिवाइड करेगी? देखो ध्यान देना, सेल कैसे डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड करेगी, एक सेल होगा, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। तुमने अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम को देखा? एक प्लांट है, मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक प्लांट है, इसका शूट अपेक्स है, यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपेक्स है। अब मान लो इस प्लांट की ग्रोथ हो गई, ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। पहले इतना बड़ा था, अब तो यहाँ पर लीफ दिखेगी तुम्हें, लीफ प्राइमोडियस से लीफ बना होगा, और ये ग्रोथ करते करते यहाँ तक पहुंच गया। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम की ग्रोथ को मैंने तुम्हें बताया कि देखो किस तरीके से ये बड़ा हो रहा है। मान लो यहाँ पर ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर 100 मेरिस्टेमेटिक सेल है। कितने सेल है जो डिवाइड कर रही है? 100 है, एक बार के लिए मान लो। तो बताओ जब इसकी ग्रोथ हो गई है तो यहाँ पर अब ये डिवाइड करने वाले सेल का नंबर कितना हो चुका होगा? 100 कि 200 कि 500 कि 10, कितना हो गया होगा? बोलो। यदि यहाँ पर डिवाइड करने वाली सेल 100 है तो अब डिवाइड करने वाली सेल कितनी होगी यहाँ पर? बोलो ना, सर आवाज नहीं आ रही क्या? सेम ही रहेगी सर। सेम ही रहेगी यस भाई। सर, सेम। अपाइकल मेरिस्टेम का साइज तो उतना ही रहेगा भाई, प्लांट की लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन टिप की साइज तो वही रहेगी जो पहले थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेल डिवाइड करके क्या कर रहा है? सेल डिवाइड तो कर रहा है लेकिन डिवाइड करके ये बनाया उसने, परमानेंट सेल्स बनाए, ये सेल्स बनाए, ये सेल्स बनाए डिवाइड करके परमानेंट। तो इसका मतलब ये सेल डिवाइड करके क्या कर रहा है? परमानेंट सेल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बनाया, तो दो में से क्या होता है? एक सेल परमानेंट हो जाती है, एक मेरिस्टेमेटिक रहती है। फिर से डिवाइड किया मान लो इसने, फिर से क्या किया? दो सेल बनाया, तो दो सेल में से क्या होगा? एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी, एक परमानेंट हो जाएगी। फिर से मेरिस्टेमेटिक ने डिवाइड किया मान लो, फिर से दो सेल बनाया, तो क्या होगा? एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी, एक परमानेंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर तो कितना रहा? एक ही रहा। मेरिस्टेमेटिक सेल तो उतनी ही रही, एक से स्टार्ट किया था, एक ही है। बढ़ गया नंबर किसका? परमानेंट सेल का। तो ऐसा जो ग्रोथ होता है उसे बोलते हैं हम एरिथमेटिक ग्रोथ। क्या ये कांस्टेंट रेट से हो रहा है? मान लो हर 1 घंटे में डिवीजन हो रहा हो, तो 1 घंटे के बाद में 2 सेल बन गए, फिर अगले घंटे के बाद में टोटल नंबर ऑफ सेल 3 हो गए, अगले घंटे के बाद में टोटल नंबर ऑफ सेल 4 हो गए, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर 1 ही रहा। समझ गए? तो एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रही है, इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोल देते हैं? एरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि ना साइज जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रेट से जो साइज है वो बढ़ रहा है। देखो किस तरीके से, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। मान लो ये ग्राफ है टाइम और लेंथ में, टाइम और लेंथ में ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या हुआ? इनिशियल साइज मान लो L0 था और ग्रोथ रेट R है। ग्रोथ रेट क्या? पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ हुई है। तो क्या होगा? कांस्टेंट रेट से ग्रोथ करेगा, यानी ग्राफ आएगा इस तरीके से।
किसी टाइम टी पे यदि मैं देखूंगा, किसी टाइम टी पे साइज क्या है, मान लो साइज है इसका एल टी, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। क्या बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या सबको समझ में आ रही है क्या बात? यदि Yes, sir. इनिशियल लेंथ L0 है, ग्रोथ रेट R है, यहाँ पर L0 क्या है, L0 है इनिशियल लेंथ, LT क्या है, लेंथ एट टी टाइम, और R जो है वो है ग्रोथ रेट, और T जो है वो है टाइम। तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसी ग्रोथ जो होती है उसको हम अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं, और मोस्टली प्लांट के अंदर ऐसी ग्रोथ हो रही है। प्लांट के अंदर मोस्टली किस टाइप की ग्रोथ हो रही है, इसी टाइप की ग्रोथ जो है वो हो रही है, अरिथमेटिक ग्रोथ ही वो शो कर रहा है। चाहे वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात करूं, चाहे वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम की बात करूं, चाहे वो मैं वास्कुलर कैम्बियम की बात करूं, चाहे वो मैं कॉर्क कैम्बियम की बात करूं, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है। हमने प्लांट एनाटॉमी भी पढ़ा था, याद करो, वहां पर भी क्या हो रहा था, जैसे एक सेल डिवाइड कर रही है तो दो सेल बन रही है, बाहर वाली सेल जो है वो क्या बन गई, फ्लोएम, अंदर वाली मेरिस्टेमेटिक है। फिर डिवाइड किया, मान लो डिवाइड करके अंदर बनाया जाइलम, बाहर वाली मेरिस्टेमेटिक, फिर से डिवाइड किया, अंदर बनाया जाइलम, बाहर मेरिस्टेमेटिक। तो हर बार दो सेल बन रही थी, तो एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक होती थी। इस तरीके का ग्रोथ जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। क्लियर है सब बच्चों को? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक। sir. तो फिर अब समझो जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है। कुछ जगहों पर, कुछ सेल में हम देखते हैं कि ग्रोथ ऐसी नहीं होती। कैसी होती है कि एक सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, तो उसने बनाया दो सेल। अब परमानेंट कोई नहीं होगी, ये दोनों के दोनों ही मेरिस्टेमेटिक रहेगी, यानी ये दोनों के दोनों ही आगे डिवाइड करेगी। तो कितना बन गया, 2 से 4 सेल। फिर मान लो इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, तो 4 से कितनी सेल बन जाएगी, 8 सेल, सारी मेरिस्टेमेटिक है। तो सेल का नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ तो अरिथमेटिक ग्रोथ में तो कैसे हो रहा था, 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके बढ़ रहा था कांस्टेंट रेट से। यहाँ पर एक से दो, दो से चार, चार से 8। इसका मतलब ये तो किस तरीके से जा रहा है, एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्व का फॉर्मूला होता है WT इज इक्वल टू W0 ई रेज पर RT, जहां पर W0 क्या है, इनिशियल वेट होगा, इनिशियल वेट। WT क्या होगा, वेट एट टी टाइम, टी टाइम पे जो वेट होगा वो WT हो जाएगा। R जो है वो इसका ग्रोथ रेट है। कांस्टेंट है क्या यहाँ पर ग्रोथ रेट, कि नहीं है कांस्टेंट? T जो है वो टाइम, नहीं है सर। यहाँ पर ग्रोथ रेट नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा टाइम में, और वेट में ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर। इनिशियल W0 है मान लो यहाँ पर, तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, सिग्मॉइड। कौन कौन सा फेज, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज। लॉग फेज को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। अब प्लांट के अंदर एक्चुअल में देखें, लंबे टाइम तक या प्लांट पार्ट के लिए देखें, तो ग्रोथ कर्व कैसा होता है बताओ, अरिथमेटिक वाला ये स्ट्रेट लाइन होता है या ऐसा जे शेप का होता है, कैसा होता है? J shaped. जे शेप नहीं। तो प्लांट का ग्रोथ कर्व जो है वो दोनों में से कोई नहीं, ना ही इस टाइप से स्ट्रेट लाइन होगा, ना ही इस टाइप से जे शेप होगा, बल्कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ कर्व होता है वो होता है सिग्मॉइड, एस शेप का होता है, सिग्मॉइड शेप का होता है। इसको इरेज करके बना देता हूँ वापस इसी पेज पे। प्लांट के अंदर ग्रोथ कर्व जो है वो कैसा होगा, प्लांट का ग्रोथ कर्व जो है वो होगा सिग्मॉइड। देखो ये तो बात हो गई थी इंडिविजुअल की। अब हम देख रहे हैं इन प्लांट्स ग्रोथ कर्व इज सिग्मॉइड, सिग्मॉइड और एस शेप।
प्लांट के अंदर सिग्मोइड या एस शेप का ग्रोथ कर्व होता है। कौन कौन से फेजेस आएंगे? देखो यहाँ पर अब देखो ग्रोथ कर्व जो है वो कैसा आएगा, यहाँ से स्लोली ग्रो करेगा, फिर एकदम तेजी से ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। टाइम के साथ में टाइम एंड साइज ऑफ द प्लांट कैसा है, ये एस शेप्ड या सिग्मोइड। इनिशियल स्लो ग्रोथ वाला जो फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैग फेज। फिर क्या हो रहा है? ग्रोथ क्विकली हो रही है, इसको हम एक्सेलरेशन फेज भी बोल देते हैं। इसके बाद में आता है लॉग फेज। लॉग फेज का एक और भी नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज। फिर डिक्लाइनिंग फेज या डी एक्सेलरेशन या डिक्लाइनिंग फेज। और लास्टली जब ये कांस्टेंट हो गया तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं? स्टैटिक फेज या एसिम्प्टोटिक। तो इस तरीके से डिफरेंट फेजेस होते हैं एक्चुअल में प्लांट की ग्रोथ के लिए। जब सीड की ग्रोथ देखते हैं तो सीड बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, उसका ग्रोथ बहुत स्लोली होता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद में वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करेगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। फिर क्विकली साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है मान लो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से जो उसकी ग्रोथ रेट होती है वो कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ करने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रोथ कर्व कैसा आ जाता है? सिग्मोइड। तो ध्यान रखना कि इंडिविजुअल अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व और जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व तो हमने पढ़ा, लेकिन प्लांट के अंदर ग्रोथ कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। क्लियर हो गई बात? हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर वो लॉग फेज के ऊपर लिखा वो हिंदी में क्या होगा उसका? हिंदी में उसको बोल देंगे रित्वरण फेज। रित्वरण, त्वरण का उल्टा क्या होता है? मंदन फेज भी बोल सकते हैं। डी एक्सेलरेशन मतलब मंदन या त्वरण, रित्वरण। और स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था, ठीक है। सर एक्सेलरेशन फेज से लॉग फेज है ना? नहीं, लैग फेज के बाद में ये, क्योंकि यहाँ पर स्लो ग्रोथ है और यहाँ पर ग्रोथ सडनली बढ़ा है, तो इस वाले फेज को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन फेज। यानी एक्सेलरेशन फेज है, उसके बाद में आता है लॉग फेज। जैसे डी एक्सेलरेशन के बाद में स्टैटिक आया ना, वैसे एक्सेलरेशन के बाद में क्या आएगा? लॉग आएगा या एक्सपोनेंशियल आएगा। ये तो मैंने तुमको डिटेल में बताया, बट हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब तुम पढ़ोगे तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने फेज दिख रहे होंगे तुमको? मेनली 3 फेज दिख रहे होंगे। कौन कौन से? लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टैटिक फेज। 3 फेज ही दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। लैग फेज के ऊपर क्या लिखे हैं? किसके ऊपर? लैग फेज के। लैग फेज के ऊपर एक्सेलरेशन फेज, ओके। त्वरण प्रवस्था, ठीक है। चलो तो इसके बाद में देखो डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये? एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है डायग्राम। देखो अरिथमेटिक ग्रोथ होता है तो जैसा कि अभी मैंने बताया, एक सेल है मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड किया, 2 सेल बना, तो एक क्या बन गया? परमानेंट। ये मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक ने फिर डिवाइड किया, एक और परमानेंट। ये मेरिस्टेमेटिक है। ये ब्लू जो डार्क ब्लू जो है वो मेरिस्टेमेटिक है। फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया। तो क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज हो रहा है? एक एक इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसे हम अरिथमेटिक ग्रोथ बोल रहे हैं। और जियोमेट्रिक में 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बन रहे हैं। अब जब जाइगोट डिवाइड होता है, ध्यान देना, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट में क्या होता है? 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, ऐसे बनता है। तो यानी कि अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो कौन सा ग्रोथ है? वो जियोमेट्रिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइज से तो क्या होता है? क्लीवेज होता है तो साइज उतनी नहीं बढ़ती है, बट नंबर ऑफ सेल की बात करें तो जियोमेट्रिक फेज शो करता है कौन? अर्ली जाइगोटिक डेवलपमेंट। और बाद में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? बाद वाला क्या शो कर रहा है? ये वाला यहाँ पर अब
अब शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मेस्टेमेटिक सेल कांस्टेंट हो गए, परमानेंट सेल बढ़ते जा रहे हैं, किस डिवीजन के थ्रू, अरिथमेटिक डिवीजन के थ्रू या अरिथमेटिक फेज के थ्रू। तो ध्यान रखना अर्ली ज़ायगोटिक और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो जियोमेट्रिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, और बाद में जो डिवीजन और डेवलपमेंट हो रहा है वो अरिथमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है इतनी बात सबको? यस सर। ठीक है। अब एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है? एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ नहीं है, वही पर यूनिट टाइम जितना कोई ऑर्गन ग्रो कर सकता है साइज में, वही उसका एफिशिएंसी इंडेक्स हो जाएगा। मतलब ग्रोथ रेट है एक तरीके से, जो डिफरेंट पार्ट को हम कंपेयर करें तो जिसके अंदर ज्यादा ग्रोथ होगी उसका एफिशिएंसी इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन साइज और एरिया ऑफ ऑर्गन ऑफ द प्लांट, लीफ, flower, fruit, etc. in a unit time, per unit time is called efficiency index. May be same or different in species to species or organ to organ. ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसे हम बोल देते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए जरूर से ये ध्यान रखना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि ग्रोथ इज मेजरेबल। अब देखो ग्रोथ इज मेजरेबल क्यों हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे हम यहाँ पर डेवलपमेंट से कंपेयर करेंगे तब हमें बात समझ में आएगी कि ग्रोथ, व्हाई ग्रोथ इज मेजरेबल। वो ग्रोथ इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी? मींस इट कैन बी काउंटेड। इसको हम कुछ पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं, पैरामीटर में काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं कि हाइट है, तो हाइट मीटर में या सेंटीमीटर में हम काउंट कर सकते हैं। वेट है किलोग्राम ग्राम में मेजर कर सकते हैं। एरिया है मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? इसीलिए हम बोल देते हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल कंपेयर इट विद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो ग्रोथ से कैसे अलग होगा डेवलपमेंट? देखो डेवलपमेंट क्या होता है, जानते हो? कोई बच्चा बता सकता है डेवलपमेंट क्या होता है? क्या होता है डेवलपमेंट? सम ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। यस, ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन की भी बात करें। मतलब मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर लेता हूँ। तुम लोगों ने वो मूवी देखी होगी, कोई मिल गया। कोई मिल गया मूवी देखी है क्या? रोहित होता है उसके अंदर, जादू वाली मूवी। यस सर। यस सर। ओके, तो तुम लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी, उसके अंदर एक रोहित नाम का कैरेक्टर होता है। और ऐसे ही मुझे लग रहा है तुमने एक फिल्म देखी होगी, कहो ना प्यार है नाम से। नो सर। यस नहीं देखी? सर, जिसमें तोता बोलता नो है। सर। देखिए, ओके, उसके अंदर भी एक रोहित होता है। हाँ, दोनों ही मूवीज में जो हीरो है वो ऋतिक रोशन है, और दोनों ही जो है वो हाँ रोहित है। अब मैं यदि बोलूं कि जो जादू वाली मूवी है, उस मूवी में रोहित जो है वो रोहित दूसरे मूवी के रोहित से कैसे अलग है? तो हम पहले मेजर करते ग्रोथ को, तो हम क्या देखेंगे? दोनों ही रोहित जो है उनकी ग्रोथ बराबर से हुई। हम देखेंगे कि दोनों ही रोहित जो है उनकी ग्रोथ बराबर से हुई है, दोनों ही रोहित का साइज बराबर है, दोनों ही रोहित का ग्रोथ जो है इक्वल से हुआ है, और दोनों ही रोहित का साइज बराबर है। तो साइज को जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि इट इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज इंडिकेटिंग दैट बोथ रोहित हैव द सेम ग्रोथ। बट यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज कि ग्रोथ तो हुई, लेकिन क्या वो साथ साथ अपने सारे काम करने के लिए कैपेबल हो गया है कि नहीं हो गया? यानी साइज इंक्रीज होने के साथ साथ यदि वो अपना काम करना भी स्टार्ट कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे कि मान लो रोहित बड़ा तो हो गया, लेकिन उसको सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका ब्रेन या दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या कम हुआ है। तो डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट को हम मेजर कर पा रहे हैं क्या? डेवलपमेंट को हम मेजर कर पा रहे हैं क्या? नहीं, वो एक क्वालिटी है, क्वालिटेटिव। यस, क्वांटिटी भी है उसके अंदर, क्योंकि ग्रोथ को हम इंक्लूड करते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टाइप से
डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन जब हम ग्रोथ को एक्सप्लेन करेंगे तो ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है उसके लिए लिखा हुआ है मेजरेबल, यानी इसे हम मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट में ग्रोथ वाला पार्ट तो मेजरेबल होता है, बट क्वालिटेटिव पार्ट जो है उसको हम कुछ पर्टिकुलर डेटा में मेजर नहीं कर सकते हैं। वो तो क्वालिटी है, अपना काम करने की कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर इसीलिए ध्यान रखना कि ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल और सम किसी कुछ क्वांटिटी में या प्रोपोर्शन में हम इसे मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं? फ्रेश वेट यूज कर सकते हैं, ड्राई वेट यूज कर सकते हैं, लेंथ यूज कर सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। सो दीज आर द पैरामीटर्स इन विच यू कैन मेजर ग्रोथ। क्लियर हो गई क्या बात? यहाँ पर ये बात समझ गए, ग्रोथ इज मेजरेबल हमने क्यों बोला? हमने बोला कि ग्रोथ इज मेजरेबल मीन्स ग्रोथ इज अ quantitative property while development is both qualitative and quantitative, and though growth is measurable, it can be measured by various parameters like fresh weight, dry weight, length, area, volume, cell number, etc. अब इसके बाद में एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। क्या डेटा दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है कि सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। देखो कितना तेजी से डिवाइड कर रहा है, 17,500 न्यू सेल्स पर आवर बना सकता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और वाटरमेलन जो है उसकी सेल्स का साइज कितना बढ़ सकता है? 3,50,000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बता रहा है कि कितना ग्रोथ हो रहा है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रोथ जो है उसे हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एग्जाम्पल। In the former, growth is expressed as increase in cell number, in later size of the cell, while the growth of a pollen tube is measured in term of length, and increase in surface area denote the growth of dorsiventral leaf. तो pollen tube की ग्रोथ होती है, पढ़ा था हमने कैसे ग्रोथ होती है pollen tube की, कुछ इस तरीके से लंबा हो रहा है। क्या बढ़ रही है? इसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ती है यहाँ से। तो जो इसकी लेंथ बढ़ रही है, क्या बता सकते हो इसकी लेंथ जो है उसकी ग्रोथ एक्रोपिटल है कि बेसिपिटल है? एक्रोपिटल की बेसिपिटल? टिप से होती है, एक्रोपिटल ग्रोथ। एक्रोपिटल है। हाँ, लेंथ जो है वो टिप से बढ़ता है, तो लेंथ की टर्म्स में हम इसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। हालांकि ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार वापस से फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। पढ़ाई क्या हमने पहले? एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था। यस यस, एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स हैं वो हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब ये सेल्स जो है सिर्फ डिवीजन करेंगे, इनका अभी कोई दूसरा काम डिफाइंड नहीं है, सिर्फ डिवीजन करना है। अब क्या होता है, ये सेल डिवाइड करके फिर क्या करते हैं, कुछ स्पेशल काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अब जब ये डिवाइड किए और स्पेशल काम करने के लिए मॉडिफाई हो गए, तब हम उसे क्या बोल देंगे? तब हम उसे उन सेल्स को बोल देंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है वो डिवीजन करके फिर आगे क्या हो जाए, ऐसे अपना काम करने के लिए कैपेबल हो जाए और डिवीजन की प्रोसेस को स्टॉप कर दे, यानी जी नॉट फेज में चला जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। और ये डिफरेंशिएटेड सेल जिस टिश्यू में प्रेजेंट होता है वो कौन सा टिश्यू है? बोलो, कौन सा टिश्यू है? बोलो। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है कि नहीं? प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसके अंदर क्या हुआ? प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर फिर
डिफरेंशिएशन हो गया, यानी पावर आ गई किसकी, अपना वर्क को परफॉर्म करने की, तो वो क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो गया। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना क्या कहलाता है, Differentiation. डिफरेंशिएशन। यस, ये होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात सबको। अब जो सेल परमानेंट हो गई, क्या वो हमेशा ही परमानेंट रहेगी या कभी जरूरत पड़ने पे डिवीजन भी कर सकती है? डिवीजन भी कर सकती है। यस, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल यदि वापस से डिवीजन करना स्टार्ट कर दे कभी, तो हम उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी जी नॉट फेज में जो सस्पेंडेड सेल थी वो क्या हुई, वो वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर हो गई, और यदि कोई परमानेंट सेल से, परमानेंट टिश्यू से वापस से डिवीजन करने वाला टिश्यू बनता है, तो उसे हम कौन सा मेरिस्टेम बोलते हैं, बता सकते हो क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इससे क्या बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। तो जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, या डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या होता है डी डिफरेंशिएशन, दोनों बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? अब देखो क्या होता है रीडिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है रीडिफरेंशिएशन। यदि ये डी डिफरेंशिएटेड सेल है, ये डिवीजन करेगी और फिर से क्या करेगी, दोबारा से परमानेंट सेल बनाएगी, दोबारा से परमानेंट सेल बनाएगी, यानी दोबारा से डिफरेंशिएट होगी, क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। हम सेल्स को बोल देंगे रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी दोबारा से कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। तो अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब वापस से परमानेंट टिश्यू बनता है, तो उस परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हो, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलते हो क्या? सेकेंडरी टिश्यू। और प्रोसेस को क्या बोल दोगे, प्रोसेस को बोल दोगे रीडिफरेंशिएशन। क्या बोल दोगे, रीडिफरेंशिएशन। यानी ग्रॉसली तुमको क्या समझ में आया, ग्रॉसली समझ में आया है कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, इस प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना है, यानी डिवीजन स्टॉप करके अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना, क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। यदि यही परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस से डिवीजन की पावर को रिगेन करे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो सेल्स होंगी वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, और इन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, इससे वापस से क्या हो जाए, इनके अंदर जो है वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को बोल देंगे रीडिफरेंशिएशन। क्लियर है? कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बता सकते हो क्या? शूट अपेकल मेरिस्टेम, रूट अपेकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्या है सब प्राइमरी मेरिस्टेम, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल बता सकते हो क्या, बोलो, बता सकते हो क्या, बोलो ना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल बताओ। एनाटॉमी भूल गए क्या? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सब क्या है, मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस, क्या है सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है कि नहीं? और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है वो कैसी है, डिफरेंशिएटेड। यानी यदि तुमको पूछे कि ये जितने भी सेल्स के मैंने नाम लिए, ये सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं, तो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन के थ्रू बने हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है वॉस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को पूछा, अच्छा वॉस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम किस टाइप के सेल्स हैं, डी डिफरेंशिएटेड है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बने हैं, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू बने हैं। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बोलो, रीडिफरेंशिएशन के थ्रू होता है, रीडिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे पता चल रही है
कि कोई सेल जो है कभी डिवीजन को स्टॉप भी कर दे रही है, फिर जरूरत पड़ने पे डिवीजन स्टार्ट भी कर दे रही है ना, डिवीजन को स्टॉप भी कर दे रही है, स्टार्ट भी कर दे रही है। यानी प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है या डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप की क्लोज टाइप, ओपन टाइप। ओपन टाइप की दो मीनिंग है, एक तो मीनिंग है कि ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, और दूसरा ओपन टाइप का मतलब है कि कोई सेल जो डिवीजन करना स्टॉप कर चुकी है, परमानेंट बन चुकी है, वो भी जरूरत पड़ने पे वापस से डिवीजन कर सकती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का प्रेजेंट होना। क्या ग्रोथ वाली सारी बातें क्लियर हो गई क्या सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट। अब देखते हैं क्या होता है डेवलपमेंट। हालांकि बेसिक बात जो है डेवलपमेंट की वो अभी हमने की भी थी कि डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, कौन कौन से, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये दो प्रोसेस जो है इसका सम टोटल जो है उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रोथ जैसे ह्यूमन के अंदर बात की थी, तो ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक हो रहा था, बट डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ होने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट। क्या इंक्लूड होगा उसके अंदर, बेबी का बर्थ हुआ या कोई सीड जर्मिनेट हुआ, वहां से लेकर के उसकी डेथ तक जो भी इवेंट्स आते हैं सक्सेसिव वे में, उन सारे हाईली ऑर्डर्ड सक्सेसिव इवेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट बोल देते हैं। यानी यहां पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जायगोट फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट, या मैं ऐसे लिख देता हूं, डेवलपमेंट includes all the successive or orderly changes that occurs in an organism from birth to death। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्थ से लेकर के डेथ तक जो भी ऑर्डरली चेंजेस चल रहे हैं वो सब इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर बात करें टू दैट, अच्छा ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं, एन ऑर्गेनिज्म या फिर ये एन ऑर्गेन के लिए भी हो सकता है, और सेल, सबके लिए एप्लीकेबल है ये डेफिनेशन। सेल का भी डेवलपमेंट हो सकता है, ऑर्गेन का भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। जो बर्थ है या जब वो फॉर्म हुआ वहां से लेकर के डेथ तक जो भी सक्सेसिव चेंजेस आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। यदि हम प्लांट के अंदर डेवलपमेंट के इवेंट्स की बात करें, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या हुआ है, सबसे पहले सीड का एक सीड है, बीन का सीड है, इसका जर्मिनेशन हुआ है। तो लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी प्लांट की, जर्मिनेशन से स्टार्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, फिर क्या होता है, फिर एक छोटा सा क्या बन जाता है, सीडलिंग बन जाता है, यानी इससे बन जाएगा सीडलिंग। ठीक है, अब ये सीडलिंग ग्रो करेगा, क्या बन जाएगा, एक स्मॉल प्लांट बन जाएगा या प्लांटलेट बन जाएगा, और ये जो स्मॉल प्लांट है वो ग्रो करेगा। कौन सा फेज बोलते हैं उसको, फेज का नाम बता दो। जब यंग सीडलिंग या सीड जर्मिनेट हुआ और उसके बाद में जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को तुम क्या बोलते हो, वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज आ जाएगी, जिसको हम जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं एनिमल वगैरह के केस में। तो सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग बना, सीडलिंग किस में चला गया, वेजिटेटिव ग्रोथ करता रहा, एक टाइम तक वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगी, फिर कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, ये एंटर कर जाएगा किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है प्लांट के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है,
उस टाइम पे ये शो करता है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग हो सकती है, फ्रूटिंग हो सकती है, सीड फॉर्मेशन हो सकता है। अल्टीमेटली इन सब के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा? और वो चला जाएगा एक सेनेसेंस वाले फेज में। कौन से फेज में चला जाएगा? सेनेसेंस। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो बर्थ से लेकर के और डेथ तक जो ये सीक्वेंस आ रहे डिफरेंट इवेंट के, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? डेवलपमेंट में, प्लांट के डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात सबको? क्या कोई बच्चा ये डायग्राम देख करके बता सकता है ये जर्मिनेशन जो है सीड का वो कैसा है? एपिजियल है कि हाइपोजियल? बता सकता है क्या कोई बच्चा? बोलो। सर हिंदी क्या बोलेंगे? भूमियोपरिक, भूमियोपरिक जमीन के ऊपर एपिजियल जर्मिनेशन। भूमिगत है कि भूमियोपरिक है? एपिजियल जर्मिनेशन। क्या होता है एपिजियल जर्मिनेशन? जहां पर तुम देखते हो कि कॉटिलिडन जर्मिनेशन के टाइम पे सॉइल से बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बीन एपिजियल जर्मिनेशन शो कर रहा है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, हालांकि हमने पहले भी पढ़ा है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये कॉटिलिडन अटैच है, ये वाला यहाँ पर कॉटिलिडन अटैच है, दिख रहा है? ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन। तो इसके ठीक ऊपर क्या होता है? एपिकोटाइल। इसके ठीक नीचे क्या होता है? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से क्या बनाता है? रेडिकल। रेडिकल से क्या बना है? रूट। एपिकोटाइल से क्या बना है? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या बना है? शूट। आई बात समझ में? क्या ये पार्ट सबको बताएं क्या? कॉटिलिडन जहां अटैच होगा उसके ठीक ऊपर एपिकोटाइल होता है, ठीक नीचे हाइपोकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाता है, उससे रूट बनती है। एपिकोटाइल प्लीम्यूल बनाता है, जिससे शूट बनता है। तो ये सारे पार्ट्स भी यहाँ पर शो कर रखे हैं और एपिजियल जर्मिनेशन भी शो कर रखा है। और एक्चुअल में जो सीड जर्मिनेट होता है तब से लेकर के और उसकी डेथ के पहले तक जो भी इवेंट है वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड हो जाते हैं? वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसके बाद में सिंगल सेल का, प्लांट के अंदर जो सिंगल सेल है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखो। अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम देखो। एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या काम होता है बताओ? डिवाइड करेगी। डिवाइड करके क्या करेगी बोलो? या तो अपने जैसी सेल बनाएगी और या फिर परमानेंट बन जाएगी। दो दो पॉसिबिलिटी है। देखो जब सेल डिवीजन चलेगा तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा? सेल डिवीजन के टाइम पे G1S G2 फेज आएगा। क्या आएगा? G1S G2M, ये फेजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या होता है G1 फेज में? क्या होता है G2 फेज में? ग्रोथ फेज है, गैप फेज है। इसके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, यानी सेल डिवाइड करेगा तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, ऑर्गेनेल्स डबल होंगे और फिर वो डिवाइड कर जाएगा। तो सेल डिवीजन यदि करना है इसको तो इसके अंदर डेवलपमेंटल फेज कैसे चलेंगे? इस तरीके से चलेंगे। G1S G2M ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब यदि इसे परमानेंट बनना है तब क्या होगा? तब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी और ये सेल साइकिल किसमें चला जाएगा? G0 फेज में चला जाएगा। क्या G1 में अरेस्ट हो जाएगा G0 फेज और सेल का क्या हो जाएगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन होने के बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या शो करेगा? डिफरेंशिएशन। और अल्टीमेटली क्या होगा? मैच्योरेशन के बाद में एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैच्योर सेल क्या करेगा? अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। एक टाइम के बाद में फिर उस सेल में क्या हो जाएगा? सेनेसेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम समझ में आया सब बच्चों को? डेवलपमेंटल हाँ, डेवलपमेंट प्रोसेस जो उसका सीक्वेंस शो किया है सेल का, कि यदि सेल डिवीजन है तो उसके हो रहा है तो उसके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड करता रहेगा, उस टाइम पे G1S G2M जैसी फेजेस आएंगी। और यदि वो परमानेंट है तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने के बाद में वो G0 फेज में चला जाएगा, इलोंगेट होगा, डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर होगा और मैच्योर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? सेनेसेंस और डेथ हो जाएगा।
ठीक है, तो ये डेवलपमेंट वाली बातें जो है वो कंप्लीट हो गए। अब डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर ये Thank you, sir. स्लाइड बनाने में कितना टाइम लगा होगा आपको? लेकिन इसमें मैंने ना लगभग चीजें जो है वो इंक्लूड कर ली। इससे क्या है ना, अपना चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा, चीजें भी सारी आ जाएंगी, एनसीईआरटी भी आ जाएगी और चैप्टर जो है वो भी जल्दी फिनिश होगा। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी मेहनत की है। ठीक है, हाँ चलो सर। चलो फिर सर हाँ ओके, बाय बाय सर आप बच्चों। इसको सेंड कर सकते इसको सेंड कर दूं? सेंड यस कैसे सर, करूंगा? पीडीएफ तुम बना लोग दो ना। या तो एक काम कर लो, तुम लोग मुझे मैसेज कर दो या ग्रुप कोई बना लो, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से तुम लोग पिक कर लो। या तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा हो जिसमें सब लोग हैं। सर बना हुआ है। सर आप बना बना किसी हुआ में है, भी लेकिन send मैं कर आप ना उसमें दीजिएगा। नहीं हूँ ना, किसी भी आप उसमें मैं किसी भी ऐसे। एक स्टूडेंट को दे दो, फिर डाल देंगे। ठीक है, चलो या तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम उस पर डाल देना। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय।